हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आपके फेवरेट डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइफ स्मिथ पर। मैं हूं आनंद द्विवेदी, आपका सोशल साइंस एजुकेटर। और आज हम लोग अपने सिविक्स चैप्टर के पहले चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी का नेक्स्ट लेक्चर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में अब तक हम लोगों ने 2 लेक्चर कवर किया है और इसमें देख लेते हैं कि हम लोगों ने अब तक क्या क्या इसमें पढ़ाई कर रखी है। अब तक शुरुआत में हम लोगों ने इसमें पढ़ा है, सबसे पहले वो है डेमोक्रेसी का डेफिनेशन, जिसमें हमने जाना था कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार है, एक ऐसा गवर्नेंस है जिसमें जनता अपनी सरकार को चुनती है, जिसमें चुनाव के माध्यम से गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। फिर हमने देखा था फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, जिसके अंतर्गत हमने जाना कि मेजर डिसीजंस इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट हमने देखा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन बहुत जरूरी होता है डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी का ये की फीचर है। नेक्स्ट हमने देखा 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, यानी डेमोक्रेसी में हर एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होता है और उस एक वोट का वैल्यू भी एक ही होता है, यानी बराबर होता है। चौथा हमने फीचर्स पढ़ा था रूल ऑफ लॉ, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार रूल होता है और लोगों के राइट्स का भी ख्याल रखा जाता है। तो इसको हमने बहुत डिटेल्स में समझा था इस चीज को। आगे हम लोग देखते हैं वाई डेमोक्रेसी। तो वाई डेमोक्रेसी के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, यानी वो कौन कौन से डिमेरिट्स हैं जो डेमोक्रेसी के साथ हैं, उसको हमने डिटेल्स में पढ़ा था। और आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, यानी हम लोग डेमोक्रेसी को क्यों पसंद करते हैं, आखिर क्या वजह है कि पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी की डिमांड हो रही है। इसके सारे फैक्टर्स पढ़ेंगे और लास्ट में हम समझेंगे ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी एक आइडियल डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए जिससे हम एक बेहतर डेमोक्रेटिक नेशन में सरवाइव कर सकें और अपना डेवलपमेंट कर सकें, एक बेहतर जीवन की शुरुआत हम कर सकें। तो हम इसमें ब्रॉडर मीनिंग्स को भी समझते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। डियर स्टूडेंट्स, आखिर क्या वजह है कि हम लोग डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं। डेमोक्रेसी के पसंद करने के कारणों को समझने से पहले, कारणों को जानने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो चाइना से लिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, चाइना में 1958 से 1961 के दौरान एक भयानक अकाल पड़ता है, यानी फैमिन होता है। और इस फैमिन की वजह से, यह जो फैमिन था पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में फेमस था, इस फैमिन की वजह से पूरे 3 करोड़ लोग मारे गए थे। 3 करोड़ पीपल डाइड ड्यू टू दिस फैमिन। इस अकाल पड़ने से 3 करोड़ लोग मारे जाते हैं। ड्यूरिंग दीज डेज इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट मच बेटर देन चाइना, यानी इस समय भारत, अगर हम कंटेम्पररी टाइम की बात करें, इस समय ये अकाल पड़ा था। आप जानते हैं भारत अभी हाल में ही आजाद हुआ था। भारत 1947 में इंडिपेंडेंट होता है। 1958 में चाइना में अकाल पड़ता है, यानी मुश्किल से लगभग 10-11 साल बाद ये अकाल पड़ता है। तो भारत की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी, यहां पर भी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी और बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स थे जो बहुत अच्छे ढंग से लागू नहीं हो पा रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी हम कहें तो भारत में चाइना की तरह कोई अकाल नहीं पड़ा। इंडिया ने कभी इस तरह के फैमिन को फेस नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसके पीछे कारण है हमारा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। देखिए, भारत में डेमोक्रेसी है लेकिन चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। अगर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट लोगों का मानना है कि इन दोनों ही देशों के जो इकोनॉमिक कंडीशन रहे हैं वो काफी सिमिलर रहे हैं, इसके बावजूद भी चाइना में तो अकाल पड़ गया लेकिन इंडिया में ऐसा कोई अकाल नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी थी और हमने एक बेहतर सिस्टम डेवलप किया जिसकी वजह से इस तरह की समस्याएं हमारे यहाँ नहीं आई।
द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड इंडियन गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर फूड सिक्योरिटी। हमारे देश में फूड सिक्योरिटी का प्रोविजन है। फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है? फूड सिक्योरिटी यानी सालों भर हमारे देश में लोगों के लिए अनाज की पूरी व्यवस्था होती है। सरकार के पास पूरा एक मैकेनिज्म है जो किसानों से अनाज खरीदता है और प्रॉपर चैनल के माध्यम से लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करता है। हमारे यहाँ अनाज खरीदने का काम एक संस्था करती है जिसको हम FCI कहते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अनाज खरीदता है, उसके बफर स्टॉक लगाए जाते हैं और भारत के हर एक व्यक्ति तक अनाज पहुंच सके, इसको सुनिश्चित करने के लिए हमारे यहाँ एक डिपार्टमेंट है जिसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी PDS कहा जाता है। आप सभी जानते हैं अभी वर्तमान में भारत के 80 करोड़ लोगों को सरकार मुफ्त में राशन दे रही है। यानी आज अगर कोई बिल्कुल गरीब है, उसके पास अनाज खरीदने का भी पैसा नहीं है, उस कंडीशन में ही भी वो इस मुफ्त के अनाज से, PDS के अनाज से, राशन शॉप के अनाज से वो जिंदा रह सकता है। किसी प्रकार के अकाल जैसे सिचुएशन का सामना उसे नहीं करना पड़ेगा। तो यदि चाइना में भी इस तरह की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती तो शायद वहां पर भी जो इतनी बड़ी आबादी में कैजुअलिटी हुई, करोड़ों लोग मारे गए, वो नहीं मारे गए होते। इसलिए बहुत जरूरी है कि हर देश में फूड सिक्योरिटी की व्यवस्था हो। लेकिन सरकार फूड सिक्योरिटी क्यों लाए? डेमोक्रेसी इसका सही कारण है, क्योंकि डेमोक्रेसी में जनता सर्वोपरि होती है, जनता के हाथ में पावर होता है, जनता के लिए काम करना सरकारों की मजबूरी हो जाती है। अगर जनता के लिए काम लोग नहीं करेंगे तो ऐसे नेताओं को, ऐसी पार्टी को लोग सत्ता से बाहर कर देंगे। लेकिन ये सिचुएशन आपको चाइना जैसे देशों में नहीं है। चाइना में आप जानते हैं वहां पर वन पार्टी सिस्टम चलता है। चाइना में वन पार्टी सिस्टम है। वन पार्टी सिस्टम मतलब एक ही पार्टी है जो वहां चुनाव लड़ती है। बच्चों, वहां चुनाव होता है, ऐसी बात नहीं है कि वहां चुनाव नहीं होता। चुनाव वहां होती है, लेकिन चुनाव होने के बावजूद भी चूंकि पार्टी एक ही है, जीत कर कोई भी जाए, लेकिन उसी पार्टी की आइडियोलॉजी को वो फॉलो करेगा। जनता के पास परफेक्ट चॉइस का अभाव है। अगर हमारे यहाँ की तरह वहां भी डेमोक्रेसी होती तो ऐसी समस्याएं नहीं होती। तो फूड सिक्योरिटी हमारे देश का एक बहुत ही मजबूत प्लान है जिसके तहत फैमिन जैसी समस्याएं हमारे देश में आ ही नहीं सकती। आगे बढ़ते हैं। They point out that no large-scale famine has ever taken place in independent and democratic country। बिल्कुल किसी आजाद और डेमोक्रेटिक नेशन में इस तरह के लार्ज स्केल का फैमिन कहीं आया ही नहीं है। अगर चाइना में भी क्या होता? मल्टी पार्टी सिस्टम होता। चाइना में अगर मल्टी पार्टी सिस्टम होता, एक अपोजिशन होता, तो अपोजिशन क्या करता? अपोजिशन सरकार पे दबाव बनाता। अगर वहां मीडिया यानी प्रेस फ्री होती तो मीडिया वाले भी सरकार से क्वेश्चन करते, उन्हें मजबूर करते कि इस तरह के स्टेप वो लें। वहां पर चाइना में क्रिटिसाइज करने के राइट्स ही नहीं है, इसलिए इस तरह के सिचुएशंस वहां देखने को मिल रहे हैं। This example brings out one of the reason why democracy is considered best form of government। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानी जाती है। क्योंकि डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी होती है सरकार की, जनता के प्रति सरकार अकाउंटेबल होता है। अगर जनता के हित की रक्षा गवर्नमेंट नहीं करती है तो उस कंडीशन में पब्लिक के हाथ में वोट का पावर होता है और उसे बदल सकती है। इसलिए ये सबसे बेहतर ऑप्शन होता है किसी भी देश में। यही वजह है कि पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी की डिमांड बहुत तेजी से हुई है। आज दुनिया की अधिकांश पॉपुलेशन डेमोक्रेटिक नेशन के रूप में है और जो कुछ नहीं है वहां पर भी लोग डेमोक्रेसी का डिमांड कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रेस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ पीपल। मतलब जनता की आवश्यकताओं के प्रति अपनी रेस्पॉन्स देने के मामले में, प्रतिक्रिया देने के मामले में सबसे बेहतर गवर्नमेंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट।
बाकी सरकारों की बात करें, मान लो कहीं पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, डिक्टेटरशिप है, तो एक डिक्टेटर क्यों जाएगा जनता का ख्याल रखने? अगर वो अगर मोरल तौर पर वो नहीं मानता है कि हमें सेवा करनी चाहिए, अगर वो केवल लाभ हानि के सिद्धांत पे चलता है, तो हो सकता है कि वो जनता का ख्याल न करे। उसको लगेगा कि भाई हमें जनता से क्या मतलब है, क्योंकि जनता हमें हटा नहीं सकती। और दुनिया में अक्सर ऐसा हुआ है। इसीलिए तमाम जगहों पर, कई सारे देशों में जनता ने ऐसी सरकारों को पद से हटा रखा है, ऐसे रूलर्स को हटा रखा है। आप क्लास 9 में ही आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा है, लुई 16 को लोगों ने एग्जीक्यूट कर दिया। अगर ये डिक्टेटर्स उस तरह से काम करते, लोगों के हित में काम करते, तो निसंदेह लोग इनके अगेंस्ट में नहीं जाते। तो डेमोक्रेसी बेस्ट है क्योंकि पूरा कंट्रोल पब्लिक के हाथ में होता है। A non-democratic government may and can respond to the people's need. मैं नहीं कह रहा कि आपको नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमेशा बुरा ही होती है, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि कोई डिक्टेटर भी, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी जनता का ख्याल रखे, लेकिन यह भी हो सकता है कि वो ख्याल न रखे। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विशेस ऑफ द रूलर और द पीपल हु रूल। मतलब ये डिपेंड करता है उन लोगों पर जो रूल कर रहे हैं। जनता के हित का ख्याल रखना है या नहीं, ये डिपेंड करता है उन लोगों पर जो शासन कर रहे हैं। और इस कंडीशन में प्रायः लोग स्वार्थी बन जाते हैं और सही डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इफ रूलर्स डोंट वांट। मान लो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और रूलर नहीं चाहता है कि लोगों की देखभाल करे, लोगों के जरूरत में काम आए, तो क्या होगा? दे हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल। अगर डेमोक्रेसी है तो वहां उन्हें लोगों की इच्छा के अनुसार काम करना होगा। डेमोक्रेसी में अगर सरकार को, डेमोक्रेसी में किसी नेता को अगर जनता के हित की, जनता के भलाई पर खर्च करने की इच्छा न हो, उसके बावजूद भी जनता के लिए काम करना होता है। और democracy requires that rulers have to attend the needs of people। यही मेन सिद्धांत होता है, यानी लीडर्स कैसे भी हो, उन्हें जनता के हित में काम करना ही होता है। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जितने भी प्रकार की सरकारें होती हैं, उन सब में सबसे ज्यादा अकाउंटेबिलिटी अगर किसी सरकार में देखी जाती है, तो वो अकाउंटेबिलिटी होती है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और क्यों होती है, आप भी अब तक जान चुके हैं, वो है पावर ऑफ वोट। यानी अगर कोई अच्छा काम करता है तो हम दोबारा से उनका चुनाव करते हैं और एक तरह से उन्हें रिवार्ड देते हैं। लेकिन इन केस अगर सरकार आम लोगों के नीड के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो फिर सरकार उसे बदल देती है। तो बदलने के डर से, पद को गंवाने के डर से लोग प्रॉपरली काम करते हैं, हमारे लीडर सही ढंग से काम करने के लिए मजबूर होते हैं। फिर भी अगर उनसे जनता संतुष्ट नहीं होती तो उन्हें हटा देती। ये खासियत है डेमोक्रेसी की बच्चों। इसकी वजह से लोग डेमोक्रेसी पसंद करते हैं कि सत्ता हमारे कंट्रोल में रहे, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति हमारे हित में काम नहीं करता तो हम उसे हटा सके। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में यही सबसे बड़ी बुराई होती है, चाहे वो कुछ भी करे, वो हम कुछ नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। वहां पर सिर्फ रेवोल्यूशन ही एक ऑप्शन होता है, और आप जानते हैं कि रेवोल्यूशन इतना आसान नहीं होता है। तो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। डेमोक्रेसी का आधार होता है डिस्कशन, कंसल्टेशन। बहुत सारे लोगों से मिल करके इसमें फैसले लिए जाते हैं। आप सबने सुना होगा, पार्लियामेंट की बैठक होती है, आप टेलीविजन पर देखते भी होंगे, लाइव प्रसारण होता है उसका। तो आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग मुद्दे पे डिबेट करते हैं, कुछ लोग सपोर्ट में बोलते हैं, कुछ लोग विरोध में बोलते हैं। तो एक लंबा डिस्कशन और कंसल्टेशन चलता है। इसके अपने फायदे हैं, इसके अपने नुकसान हैं। क्या क्या फायदे हैं, आइए देखते हैं। अ डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व मेनी पर्सन्स, डिस्कशन एंड मीटिंग्स व्हेन अ नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हेड। जब बहुत सारे लोग एक साथ अपना दिमाग लगाते हैं, दे आर एबल टू पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक्स। तो आप समझ जाइए, जब बहुत सारे लोग मिल करके किसी मुद्दे पर
डिस्कशन करते हैं तो ऐसे डिसीजंस में गलत होने के चांसेस नहीं के बराबर होते, यानी कोई भी कमियां छुप नहीं पाती, कोई ना कोई हर एक कमी को उजागर करता है, उस पर डिस्कशन होता है और उसके लिए सही स्टेप लिए जाते हैं। तो डेमोक्रेसी में रॉन्ग डिसीजंस होने के चांसेस बहुत कम है, जो कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसी बात नहीं है। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जनरली ऐसा होता है कि रूलर सीधे फैसला कर लेता है और कई बार ऐसा होता है कि उसका परिणाम आम पब्लिक के हित में नहीं होता, उसके खिलाफ होता है। तो इट इज वेरी मच नेसेसरी, डिले हो रहा है हो, लेकिन फैसला सही हो, नियम कायदे कानून ऐसे बने जिसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट देश पर अच्छा होना चाहिए। इसलिए यह जो डिस्कशन है, यह जो कंसल्टेशन है, इसमें टाइम थोड़ा लगता है, डिले भले ही होता है, लेकिन ये डिले बुरा नहीं है, इस डिले से हमें बेहतर रिजल्ट मिलता है। सो दिस टेक टाइम बट देयर इज बिग एडवांटेज। क्या एडवांटेज है? इसका एडवांटेज यही है कि डिसीजन परफेक्ट होता है, इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ रैश और इरेस्पॉन्सिबल डिसीजन, यानी जल्दीबाजी में फैसला लेने का या गलत फैसले लेने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन, यानी डेमोक्रेसी डिसीजन की क्वालिटी को बेहतर करता है। एक व्यक्ति कोई डिसीजन लेगा, डिसीजन गलत होने के चांसेस हैं। जब बहुत सारे लोग मिल करके डिस्कशन और डिबेट करके डिसीजन लेंगे तो वहां पे गलत होने के चांसेस बहुत कम हैं। इसलिए सारे लोग, बहुत सारे हमारे लीडर्स बैठ करके डिस्कस करते हैं, और यहाँ केवल रूलर्स नहीं होते बल्कि यहाँ पर अपोजिशन के लीडर्स हुआ करते हैं, आपको इंडिपेंडेंट मीडिया होती है, प्रेस के लोग होते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, आज के समय में जब सोशल मीडिया और मेन फ्रेम मीडिया इतना हाईटेंड हो चुका है, लोगों को इससे सूचनाएं बहुत त्वरित तौर से मिल जाती हैं, तुरंत मिल जाती हैं, पीपल ऑल्सो रिएक्ट, लोग भी रिएक्ट करते हैं, और ये सब शेप करता है डिसीजन मेकिंग क्वालिटी को, और सही फैसले लिए जाते हैं। ये बहुत अच्छा एडवांटेज है। डिले है, लेकिन कहते हैं ना कि देर से दुरुस्त भला, यानी देर ही हो लेकिन दुरुस्त हो, ये बहुत जरूरी होता है। जल्दीबाजी में लिया गया डिसीजन जो गलत हो जाए उसके बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं, इसलिए यह डिस्कशन जायज है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विथ डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। यस, देखिए एक फैक्टर ऐसा है, इसकी चर्चा हम अब यहां करने वाले हैं, जहां पर बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स होना स्वाभाविक है। कॉन्फ्लिक्ट्स का चांस ज्यादा होता है, और कॉन्फ्लिक्ट्स के कंडीशन में अगर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो वहां पर जो रूलर होता है वो फाइनल डिसीजन त्वरित रूप से तुरंत ले लेता है, और प्राय ऐसा होता है कि वह डिसीजन रॉन्ग होने के चांसेस होते हैं। और बहुत सारे कंडीशन में तो ऐसा होता है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर होता है ना, वो पब्लिक के हित के बारे में सोचता ही नहीं है, वो अपना हित सोचता है, वो अपने इकोनॉमी की बात सोचता है, जनता मर रही है छोड़ देता है। तो डेमोक्रेसी की एक खासियत है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट है उसको सॉल्व करता है। कॉन्फ्लिक्ट किसी के बीच में हो सकता है, जैसे दो लोगों के बीच में हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पीपल एंड स्टेट हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू स्टेट्स हो सकता है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट संभव है। कॉन्फ्लिक्ट के कंडीशन में कौन सही है कौन गलत है, इसको जांचने का, परखने का और तब डिसीजन लेने का जो मैकेनिज्म होता है वो केवल डेमोक्रेसी में होता है। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसे प्रोटेस्ट को सप्रेस कर दिया जाता है, ताकत के बल पर उसे दबा दिया जाता है। हो सकता है कि किसी का डिमांड सही हो, फिर भी उसके डिमांड को दबाया जा सकता है। इसकी वजह से नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसी का प्रेफरेंस नहीं होता। Now people belonging to different regions speak different languages and practices different religion and have different caste. Of course, देश अगर बड़ा है तो वहां पे काफी बड़ी डाइवर्सिटी होती है, जैसे एरिया अलग अलग होगा, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग होते हैं। आप भारत को लीजिए, हजारों भाषाएं बोली जाती हैं, मोर देन 1000, यानी लगभग 1300 भाषाएं अभी वर्तमान में भारत में बोली जाती हैं।
तो लैंग्वेजेस डिफरेंसेस यहाँ देखने को मिल रहा है। नाउ दे हैव डिफरेंट रिलीजन्स, लोग के धर्म अलग अलग है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध, बहुत सारे धर्म हैं जो लोग फॉलो करते हैं हमारे देश में। तो धर्मों के हिसाब से उनकी सोच भी अलग होगी, उनकी दिनचर्या भी अलग होगी, मतलब उनके कल्चर डिफरेंसेस भी होते हैं। तो प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन एंड हैव डिफरेंट कास्ट। यस, कास्ट की बात करें, भारत में तो कास्टिज्म सर चढ़कर बोलता है, चाहे एक छोटा इंसान हो या बड़े बड़े मंत्री लोग, हमेशा कास्टिज्म की बात होती है। हालांकि कास्टिज्म अच्छी बात नहीं है, जातिवाद या जाति के आधार पर कोई भी फैसला लेना मैं नहीं मानता कि ये सही है। अवसर सबको मिलना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन जातीयता को बढ़ावा नहीं दी जानी चाहिए। तो चूंकि डिफरेंसेस लोगों में है, नाउ दे लुक एट द वर्ल्ड विद डिफरेंटली। ऑफ कोर्स जब लोगों में डिफरेंसेस होंगे तो लोग दुनिया को अलग अलग तरीके से ही देखेंगे। दे हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस, उनकी पसंद सबके अलग अलग होंगे, और जब अलग विचारधाराएं होंगी, लोगों के पसंद अलग होंगे, लोगों का रहन सहन अलग होगा, तो कन्फ्लिक्ट होना स्वाभाविक है। नाउ द प्रेफरेंस ऑफ वन ग्रुप कैन क्लैश विद दोज ऑफ अदर्स। ये भी संभव है कि एक व्यक्ति की जो पसंद है वो दूसरे के साथ क्लैश करता हो, यानी वो उसे अच्छा नहीं लगता हो। सो डिफरेंट ग्रुप्स में नॉट बी एबल टू लिव टूगेदर। हो सकता है कि ये डिफरेंसेस इतना ज्यादा हो जाए कि दो ग्रुप एक साथ रहने की इच्छा ही छोड़ दे, वो कहे कि नहीं हम साथ में नहीं रहेंगे। फिर इस कंडीशन में क्या होता है? इट लीड्स टू पार्टीशन ऑफ द नेशन, यानी इससे तो देश में बंटवारे हो सकते हैं, हुए भी हैं। आप जानते हैं 1947 में इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। क्या वजह था, क्या कारण था इसका? तो इसके मेन कारण वही रिलीजन था। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन पीपल ऑफ इंडिया गॉट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, नेमली 2 पार्ट्स लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान। लेकिन अगर हम क्षेत्र की बात करें तो 3 पार्ट में बट गया, इंडिया, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान, जिसको आज हम बांग्लादेश में के नाम से जानते हैं। तो 3 हिस्से में हमारा देश बट जाता है रिलीजन के नाम पर। तो ऐसे डिफरेंसेस तो एग्जिस्ट करते हैं, होते हैं, लेकिन उसको सॉल्व कैसे किया जाए, और इसको सॉल्व करने का बेहतर जो अवसर प्रदान करता है वह है डेमोक्रेसी। ऐसे देखिए समझते हैं। सो डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ओनली पीसफुल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, यानी ऐसे कन्फ्लिक्ट्स अगर हैं तो डेमोक्रेसी ही शांतिपूर्ण ढंग से उसे सॉल्व करने का सॉल्यूशन देता है। कैसे देता है? इन डेमोक्रेसी नो वन इज परमानेंट विनर। डेमोक्रेसी में कोई परमानेंट विनर नहीं होता, कोई परमानेंट विनर नहीं होता, ना ही कोई परमानेंट लूजर होता है। यानी आज जो हमारे सत्ता में हैं वो हमेशा सत्ता में नहीं रहेंगे, कभी ना कभी वो भी बदले जाएंगे। इसके पहले अतीत में देखो, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई। यानी जो पावर है ना वो एक ही व्यक्ति के हाथ में हमेशा नहीं रहता है, इसलिए बदलाव होते रहते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली। अलग अलग प्रकार के ग्रुप के लोग डेमोक्रेसी में एक साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं, क्योंकि उनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का मैकेनिज्म काम करता है डेमोक्रेसी में। इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, डेमोक्रेसी स्पीक्स आवर कंट्री। डेमोक्रेसी कीप्स आवर कंट्री टुगेदर। डेमोक्रेसी क्या करता है? देश को एक साथ जोड़ के रखता है। जब दो समुदाय के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, उस कंडीशन में हमारे पास एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है। ये जुडिशियरी क्या करती है? जुडिशियरी का रोल है, चाहे दो लोगों के बीच विवाद हो, दो सरकारों के बीच विवाद हो, या पब्लिक वर्सेस गवर्नमेंट की विवाद हो, ये जुडिशियरी उसे सॉल्व करती है। इसमें कहीं लड़ाई और हिंसा करने की जरूरत नहीं। द डिसीजन गिवन बाय जुडिशियरी इज द फाइनल, और उसको मानना सबके लिए अनिवार्य होता है। जुडिशियरी उसे इंप्लीमेंट करती है। यानी जब लोगों के डिस्प्यूट या प्रॉपर तरीके से सॉल्व हो जाते हैं, फिर आगे बंटवारे का चांस नहीं होता, लोगों के जो विवाद हैं वो खत्म हो जाते हैं। इस तरीके से डेमोक्रेसी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का एक प्रॉपर मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है।
डेमोक्रेसी एनहांसेस डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। डेमोक्रेसी क्यों चाहिए भाई? डेमोक्रेसी इसलिए भी चाहिए क्योंकि यह लोगों के सम्मान को, डिग्निटी को बढ़ावा देता है। देखिए दुनिया में जितने भी लोग हैं, हर आदमी चाहता है कि वो सम्मान के साथ जिए। केवल पैसे नहीं चाहिए, सम्मान भी चाहिए होता है सबके लिए। रेस्पेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, ह्यूमन डिग्निटी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या ये डिग्निटी एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मिल पाता है? शायद ही मिल पाता है। डेमोक्रेसी में यह डिग्निटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। As we discussed above, democracy is based on principle of political equality. डेमोक्रेसी का सिद्धांत क्या होता है? पॉलिटिकल इक्वालिटी, यानी राजनीतिक पार्टियां हैं या राजनीति में लोग हैं, उन सबको इक्वल राइट दिया गया है। एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ, कानून के सामने सभी बराबर हैं। On recognizing that the poorest and the least educated has the same status as rich or educated. कोई गरीब है उसका भी स्टेटस वैसा ही है जैसा कोई अमीर है, कोई पढ़ा लिखा है उसका स्टेटस और अनपढ़ लोगों का स्टेटस भी बराबर है, यानी कोई यहाँ छोटा नहीं है, सब लोग बड़े हैं। इस तरह की इक्वलिटी की भावना जो होती है ना, वो केवल डेमोक्रेसी में ही होती है। और कारण तो आप जानते हैं, कारण है पावर ऑफ वोट। चाहे कोई अमीर व्यक्ति वोट दे या गरीब व्यक्ति वोट दे, इसके पहले आपने फीचर को समझा है डेमोक्रेसी का, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। तो जो हमारे जो गवर्नमेंट होती है ना, वो जानती है कि सबके वोट का वैल्यू बराबर है, इसलिए गवर्नमेंट किसी को इग्नोर नहीं कर सकती, सबको एक बराबर स्टेटस देती है, सबका प्रोटेक्शन करती है, सबके अधिकारों की रक्षा हमारी सरकार डेमोक्रेसी में करती है। तो डिग्निटी बहुत मायने रखता है। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट्स। देखिए जब राजा लोग हुआ करते थे ना, जब किंगडम हुआ करता था, मोनार्की सिस्टम हुआ करता था, तो उस समय पीपल को सब्जेक्ट बोलते थे, प्रजा बोलते थे, यानी हम लोग राजाओं के समय में प्रजा कहलाते थे, नागरिक नहीं। लेकिन जब डेमोक्रेसी आती है तो डेमोक्रेसी में हम नागरिक बन जाते हैं। दे आर द रूलर्स देमसेल्व्स। और जो ये नागरिक होते हैं ना, ये खुद ही अपने आप रूलर्स होते हैं। हम लोग अपने रूलर्स खुद हैं, क्योंकि हम लोगों ने चुना है। जब आम पब्लिक वोट करके अपना रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करती है, सरकार का फॉर्मेशन करती है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपने आप पर रूल कर रहे हैं। तो रियल रूलर्स जो होता है ना, वो पब्लिक ही होती है, जनता होती है, पीपल यानी सिटीजन्स होते हैं। तो इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक्स, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि गलतियां होती हैं, मिस्टेक्स होता है। सो इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट। अगर कोई मिस्टेक भी करता है तो अपने कंडक्ट के लिए वो रेस्पॉन्सिबल होता है। द रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजन। अगर रूलर ने कोई गलत डिसीजन ले रखा है तो उस रूलर को वह डिसीजन चेंज करना पड़ता है। अगर रूलर्स डिसीजन को चेंज नहीं करेंगे, करेक्ट नहीं करेंगे, तो क्या होगा? रूलर्स कैन बी चेंज्ड। पब्लिक रूलर्स को ही चेंज कर देती है, यानी जनता जो है ना, वो ऐसे रूलर्स को ही चेंज कर देती है जो जनता के हिसाब से डिसीजन नहीं लेते हैं। तो दिस कैन नॉट हैपन इन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। सोचिए क्या ऐसी बातें किसी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हो सकती हैं क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती। पावर अंडर पीपल होना चाहिए, लोगों के हाथ में, लोगों के अंदर शक्तियां निहित होनी चाहिए, और ये डेमोक्रेसी में होता है। और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो बताते हैं कि डेमोक्रेसी जरूरी है, डेमोक्रेसी ही होना चाहिए। जैसे डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग एंड इज नॉट सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स। देखिए डेमोक्रेसी हमें चांसेस देता है, मौका देता है, हम अपनी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या गलती करते हैं ना, प्रायः जनता ये मान लेती है कि डेमोक्रेसी है तो हमारी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि जो डेमोक्रेसी है ना, वो सारे समस्याओं का समाधान नहीं है, मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है। मतलब आपने कुछ मैजिक किया और प्रॉब्लम खत्म, ऐसा नहीं होता है बाबू, ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी हमें एक रास्ता देता है, एक मेथड देता है, चलना तो हमें है।
हमें उसका प्रयास करना है, पब्लिक को ये काम करना होता है। बट इट इज क्लियरली बेटर देन एनी अदर अल्टरनेटिव दैट वी हैव। मतलब भले ही ये हमारे समस्याओं का मैजिक सॉल्यूशन ना हो, लेकिन ये दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेहतर है। ये डेमोक्रेसी ऑफर्स बेटर चांसेस ऑफ गुड डिसीजन। डेमोक्रेसी सही डिसीजन लेने का चांस प्रोवाइड करता है। यानी जब हम अपने लीडर्स का चुनाव करते हैं, पार्टी का चुनाव करते हैं, वे पार्टियां हमारे लिए काम करती हैं। यानी इससे क्या होता है, बेहतर डिसीजन होता है। इट इज लाइकली टू रेस्पेक्ट पीपल, लोगों का सम्मान मिलेगा, क्योंकि लोग ही सरकार बना रहे हैं तो लोगों को सम्मान तो मिलता ही मिलता है। एंड अलाउज डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। डेमोक्रेसी जो है विभिन्न प्रकार के लोगों को एक साथ रहने का मौका देता है। कैसे? मैं समझाया आपको कि जब कन्फ्लिक्ट होता है, कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक जुडिशियरी का मैकेनिज्म है। तो ये जो जुडिशियरी होती है ये काम करती है और डिस्प्यूट को सॉल्व कर देती है, तो फिर कन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है। Now, even when it fails to do some of these things, it allows to way of correcting its mistake. मान लीजिए डेमोक्रेसी में अगर कुछ मिस्टेक होता भी है, तो डेमोक्रेसी रूम प्रोवाइड करता है, स्पेस प्रोवाइड करता है कि उसको करेक्ट किया जा सके। ऑफर्स मोर डिग्निटी टू ऑल सिटीजन्स, और इस तरह से सिटीजन्स को, नागरिकों को बेहतर डिग्निटी प्राप्त होती है। यदि आपके साथ अन्याय हुआ, फॉर एग्जाम्पल आप कोर्ट में जाएंगे, जिसने आपके साथ अन्याय किया है उस पर कोर्ट कार्रवाई करता है, वह व्यक्ति जेल जाता है और जेल जाने के डर से कोई आपके साथ गलत नहीं करता है। यानी लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति जो रेस्पेक्ट की भावना जनरेट होती है वह सिर्फ उनके एजुकेशन या उनके बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि कानूनी कॉन्सिक्वेंसेस पर भी डिपेंड करता है। जिस देश की कानून बहुत स्वच्छ, साफ सुथरे और अच्छे होते हैं, वहां लोग कानून से डरकर गलत करने से बचते हैं और इस तरह से लोगों को डिग्निटी के साथ रहने का मौका मिलता है। दैट इज वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसलिए हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सबसे अच्छी सरकार डेमोक्रेसी है, क्योंकि जनता के हित का काम यहां होता है। जनता जैसे चाहती है वैसे व्यक्ति को अपना रूलर बनाती है, और वह रूलर अगर सही ढंग से काम नहीं करता जनता के लिए तो जनता उसे बदल देती है। ये सारी सुविधाएं नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं होती है। नाउ ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो अब तक हमने जो पढ़ा ये एक बेसिक कंसेप्ट पढ़ा डेमोक्रेसी का, कि डेमोक्रेसी में पीपल्स के द्वारा इलेक्टेड रूलर्स होते हैं जो पीपल के लिए काम करते हैं, और अगर नहीं करते तो फिर पीपल ही ऐसे गवर्नमेंट को चेंज कर देती। तो ये हमने अब तक समझा, और हम आसानी से इस डेफिनेशन के आधार पर ये क्लियर कर सकते हैं कि कौन सा देश डेमोक्रेटिक है और कौन सा देश डेमोक्रेटिक नहीं है। लेकिन क्या केवल वोट देने से, क्या सरकार को हमने बना दिया और डेमोक्रेसी आ गई, क्या इतना ही पर्याप्त है? क्या एक डेमोक्रेसी में इतना ही होना चाहिए? ऑफ कोर्स नहीं। क्या है डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी को ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखते हैं। तो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी टेक्स आवर टाइम्स इज दैट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। पूरी दुनिया में जो सबसे कॉमन डेमोक्रेसी का फॉर्म है उसमें क्या है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। पब्लिक ने अपना रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव कर दिया, वे सरकार बनाएंगे, देश चलाएंगे, दैट्स ऑल। तो ये चलता है, सबसे कॉमन फॉर्म है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हमारे काम कौन करेंगे? हमारे रिप्रेजेंटेटिव लोग करेंगे। लेकिन सिर्फ इतना, ये तो मिनिमल है, कम से कम है, मिनिमम है। डेमोक्रेसी में और भी बहुत कुछ होने चाहिए। In the countries we call democracy, all the people do not rule. देखिए, डेमोक्रेसी में सारे लोग रूल नहीं करते, सारे लोग रूल नहीं करते। रूल कौन करता है भाई? रूल करता है मेजॉरिटी। मेजॉरिटी रूल करता है। डेमोक्रेसी का सिद्धांत होता है रूल बाय
मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजन। देश के लिए फैसले लेने का अधिकार किसका होता है? मेजॉरिटी का होता है। और ये मेजॉरिटी किसके बिहाफ में डिसीजन लेती है? पीपल, लोगों के बिहाफ में डिसीजन लेती है। तो इवन द मेजॉरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली। अब जो मेजॉरिटी है ना, वो भी डायरेक्ट रूल नहीं करती। ऐसा नहीं है कि 140 करोड़ लोगों में 100 करोड़ लोग बैठ गए कि हाँ हम देश चलाएंगे। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। ना ही उतना वक्त है, ना ही उतनी समझदारी है, ना ही उतना स्पेस है। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। क्या होता है? द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल रूल लार्ज नंबर ऑफ पीपल, दैट इज फिजिकली इम्पॉसिबल। यानी फिजिकली हम प्रेजेंट होकर रूल करें, ये इम्पॉसिबल है। हम एक साथ नहीं बैठ सकते और कलेक्टिव डिसीजन एक साथ नहीं ले सकते हैं। इसलिए हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो ऑप्शन ही है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से सत्ता को चलाएं। तो इवन इफ मान लीजिए हमारे पास टाइम भी है, मान लो जनता के पास टाइम भी है, तो आप सोचो कि मेजॉरिटी यानी मोर देन 50 करोड़ 60 करोड़ लोग आखिर कहां पर बैठेंगे? क्या उनके पास उतना टाइम होगा? क्या उनके पास उतना स्पेस होगा? क्या उनके पास इतना स्किल होगा, डिजायर होगा, स्किल होगा? क्या ये सारी चीजें होंगी? नहीं होंगी। ये बहुत मुश्किल क्या इम्पॉसिबल है भाई, ये हो ही नहीं सकता। लोग खुद से बैठ करके देखो, छोटा सा अगर देश हो ना, जहां 1000 2-4 हजार 10,000 तक लोग हों, मान भी सकते हैं कि चलो लोग अपने से डिसीजन ले लेंगे। लेकिन जहां पर इतना वास्ट पॉपुलेशन है, जहां अरबों में आबादी रहती है, वहां के लिए तो ये इम्पॉसिबल है। इसलिए दिस गिव्स क्लियर एंड मिनिमल ऑफ डेमोक्रेसी। दिस क्लैरिटी हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश नॉन डेमोक्रेटिक फ्रॉम डेमोक्रेसी फ्रॉम नॉन डेमोक्रेसी। यानी ये सारे फीचर से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंसेस होते हैं। इट डज नॉट अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डेमोक्रेसी एंड गुड डेमोक्रेसी। अब तक जो हमने समझा है, इससे हम जान चुके हैं कि कौन सा नेशन डेमोक्रेसी है, कौन सा नेशन डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सी डेमोक्रेसी अच्छी डेमोक्रेसी है और कौन सी डेमोक्रेसी अच्छी डेमोक्रेसी नहीं है, तो फिर तो प्रॉब्लम फंसेगा। हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सी डेमोक्रेसी बेहतर है? तो इट डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑपरेशन ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड गवर्नमेंट। अब तक हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोग गवर्नमेंट से बाहर, गवर्नमेंट से ऊपर हमने इसमें सोचा ही नहीं। हम लोगों ने सिर्फ इतना ही सोचा कि बस गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है, गवर्नमेंट सरकार चलाती है और फिर जनता वोट देती है, दैट्स ऑल। यही सब हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन हमें अब इससे भी आगे सोचना होगा, यानी हमें ब्रॉडर मीनिंग्स को देखना होगा। एक अच्छी डेमोक्रेसी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। Sometimes we use democracy for organization। देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब केवल नेशन नहीं होता, एक देश, गवर्नमेंट का प्रकार, केवल इसे ही हम डेमोक्रेसी नहीं कहते हैं। डेमोक्रेसी एक ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है, जैसे गवर्नमेंट में होती है, गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक हो सकती है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी डेमोक्रेटिक हो सकता है। यहां कुछ नीचे एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप इसे समझ करके, आप इसको जान करके ये समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी का सही मायने होता क्या है। जैसे वी आर अ डेमोक्रेटिक फैमिली। अगर हम कहते हैं कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक फैमिली हैं, एक परिवार में 8-10 लोग हैं, वे कहते हैं कि हम लोग डेमोक्रेटिक फैमिली हैं, तो यहां तो नेशन की बात नहीं कही गई है, यहां परिवार की बात कही गई है जो डेमोक्रेटिक है। किस परिवार को हम डेमोक्रेटिक कहेंगे? जिस परिवार में सब लोग मिलजुल करके डिसीजन लेते हैं, सबके डिसीजन को बराबर का सम्मान मिलता है, ऐसे फैमिली को हम कहेंगे डेमोक्रेटिक फैमिली। वैसे ही और डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन विद एंड कंसेंट ऑफ दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन। एक डेमोक्रेटिक डिसीजन वो डिसीजन होता है जो उन सभी व्यक्ति के साथ डिस्कशन करके लिया जाए जिससे इस डिसीजन से वे प्रभावित होने वाले हैं। यानी अगर कोई डिसीजन लिया जाता है और उसका प्रभाव बहुत सारे लोगों पर पड़ता है, तो निसंदेह उन लोगों के साथ भी डिस्कशन
होना चाहिए। तो दोज हु आर नॉट पावरफुल हैव सेम से इन टेकिंग द डिसीजन एज दोज हु आर पावरफुल। इसमें पावर, कोई व्यक्ति पावरफुल है या पावरफुल नहीं है, उन सब का बराबर ही योगदान होता है। मतलब डेमोक्रेसी में इक्वलिटी ही आधार होता है। ये नहीं कि जो अधिक पावरफुल है वो जो कहेंगे वो माना जाएगा, बिल्कुल नहीं। सो दिस कैन अप्लाई टू अ गवर्नमेंट। यह डेमोक्रेसी का जो कंसेप्ट है गवर्नमेंट पर भी लागू होता है, फैमिली पे भी लागू होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन पे भी लागू होता है। Thus, democracy is a principle that can be applied to any sphere of life. डेमोक्रेसी एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है जो जीवन के हर एक फील्ड पर लागू होता है। हम केवल ये कहें कि नेशन ही डेमोक्रेटिक होता है तो ये पर्याप्त नहीं है। यानी हम खुद डेमोक्रेटिक हो सकते हैं, हमारा परिवार डेमोक्रेटिक हो सकता है, एक संस्था अगर है तो वो डेमोक्रेटिक हो सकती है। और डेमोक्रेटिक होने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है? वे ऑफ टेकिंग डिसीजन, यानी हम किस तरीके से फैसले लेते हैं ये महत्वपूर्ण है। अगर फैसले में सबको इक्वलिटी दी जाती है, सबको इक्वल प्रेफरेंस दिया जाता है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, सबको सम्मान मिलता है, सबके हित का ख्याल रखा जाता है, तो ये टेम्परामेंट डेमोक्रेटिक कहलाएगा। तो डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट सबके पास होना चाहिए। If we take these deals seriously, then there is no country in the world as democracy. पूरी दुनिया में जितने देश हैं, अगर हम ये वाकई सोचें कि क्या सबको उनका हक मिल रहा है, क्या सबके डिसीजन में प्रॉपर शेयर मिल रहे हैं, तो इन सारे मुद्दों पर अगर हम बात करें तो निसंदेह दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं मिलेगा जो एक आइडियल डेमोक्रेटिक नेशन हो। यानी हमें लगेगा कि भाई दुनिया में तो कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है ही नहीं। ब्रॉडर बेसिस पर हम देखें तो डेमोक्रेसी में कुछ कमियां हैं जिसको और ब्रॉड करने की जरूरत है। Yet an understanding of democracy is an ideal reminders, यानी डेमोक्रेटी, यानी यहां पर जो अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी को कैसे होना चाहिए, ये एक आइडियल रिमाइंडर्स है जो हमें फ्यूचर में अचीव करने हैं। ये डेमोक्रेसी के वैल्यूज हैं जो हमारे पास होने चाहिए, समय के साथ साथ ये हमें अचीव करना चाहिए। It enables us to judge an existing democracy and identify its weakness. इन सभी आधार पर हम लोग डेमोक्रेसी को जज कर सकते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी कितनी अच्छी है और हमें डेमोक्रेसी में कहां सुधार करने की जरूरत है। एंड इट हेल्प अस डिस्टिंग्विश बिटवीन मिनिमल डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी। और ये जो फीचर्स हैं इससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी डेमोक्रेसी मिनिमम फीचर्स के साथ है और कौन सी डेमोक्रेसी एक अच्छी डेमोक्रेसी है। In this, we do not deal much with this expanded notation of democracy. Our focus here is with some core institutional features of democracy as a form of government. यहां पर जो हम लोग डेमोक्रेसी को पढ़ रहे हैं, ये डेमोक्रेसी के पढ़ने के जो सेंटर में जो पॉइंट है वो हमारा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही है। यानी सरकार के जो प्रकार हैं, कैसे डेमोक्रेसी बेहतर है या डेमोक्रेसी हमको क्यों प्रेफर करना चाहिए। डेमोक्रेसी कैन अप्लाई टू मेनी स्फीयर ऑफ लाइफ, हमने देखा। यानी डेमोक्रेसी हमारे जीवन के अलग अलग हिस्सों पे लागू होता है। एंड डेमोक्रेसी कैन टेक मेनी फॉर्म्स ऑल्सो, बहुत सारे इसके फॉर्म्स भी देखने को मिलते हैं। देयर कैन बी वेरियस वेज ऑफ टेकिंग डिसीजन इन डेमोक्रेटिक मैनर। बिल्कुल डेमोक्रेटिक मैनर से हम डेमोक्रेसी के तरीके से ही डिसीजन लेते हैं। इसमें भी कई तरीके हो सकते हैं। दुनिया में जितने डेमोक्रेसी हैं हर जगह का नियम कानून बिल्कुल सेम नहीं है, अलग अलग भी होता है। जैसे आप इंडिया को ही देखिए, इंडिया में हमारे यहाँ पीएम होते हैं, लेकिन क्या अमेरिका में पीएम होते हैं? क्या अमेरिका में केवल प्रेसिडेंट ही होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। दोनों तो डेमोक्रेसी ही है। और ये भी नहीं कह सकते कि ये अच्छा है वो बुरा है, कुछ नहीं। यानी काम करने के जो तरीके होते हैं वो अलग अलग होते हैं। The most common form of democracy in today's world is rule through people's elected representative.
पूरी दुनिया के डेमोक्रेसी में जो सबसे कॉमन पॉइंट है जो हर डेमोक्रेसी में होता है वो क्या है? रूल बाय पीपल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी जो रूल करेगा ना वही व्यक्ति रूल करेगा जिसको जनता ने चुन करके भेजा है, इलेक्ट करके भेजा है, इलेक्शन में वोट करके भेजा है। ये सबसे कॉमन है, हर डेमोक्रेसी में होता है। बट इफ द कम्युनिटी इज अ स्मॉल देयर कैन बी अदर वेज ऑफ टेकिंग डेमोक्रेटिक डिसीजन। अब यहां क्या कहा जा रहा है? अगर सोसाइटी छोटा है, अगर एरिया छोटा है तो अलग तरीके भी हो सकते हैं डिसीजन लेने के। एज द पीपल कैन सिट टूगेदर एंड टेक डिसीजंस डायरेक्टली। लोग एक साथ भी बैठ सकते हैं और सीधे डिसीजन ले सकते हैं अपने देश के लिए कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। कब होगा? जब संख्या कम हो। इसके बीच में हमने कहा था ये कि अगर हजारों में संख्या है, 1000, 2000, 4000 लोग हैं तो निसंदेह वो बैठकर डिसीजन कर सकते हैं, वो बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन कंट्री जो वास्ट है, बहुत बड़ी कंट्री है लाइक इंडिया, ये संभव नहीं है कि लोग बैठ के खुद से डिसीजन लें, तो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही एक ऑप्शन बचता है। सो दिस इज हाउ ग्राम सभा शुड वर्क इन अ विलेज। आप सभी जानते हैं ग्राम सभा जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट हमारे देश में चलती है। लोकल गवर्नमेंट में जो मुखिया जी होते हैं, सरपंच साहब होते हैं, पंच लोग होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म कोई दूसरा और नहीं है, डायरेक्ट सारे लोग बैठकर डिसीजन लेते हैं। यानी गांव में जो ग्राम सभा होता है, उस ग्राम सभा में ना वहां के सभी नागरिक इनवाइटेड होते हैं, जिनके पास समय हो, जो चाहते हो, जो इंटरेस्टेड हो, वो उस ग्राम सभा में जाते हैं और जाकर के अपनी बातें रखते हैं और वहां पर मेजोरिटी के आधार पर फैसले लिए जाते हैं। यानी डायरेक्ट डिसीजन ग्राम सभा में लिया जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने समझा इस चैप्टर को, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, और नटशल में कहें तो हमने जाना कि डेमोक्रेसी होता क्या है, जिसमें हमने समझा कि ये जो डेमोक्रेसी होता है इसमें जनता के द्वारा चुने हुए सरकार होती है जो जनता के लिए डिसीजन लेती है। फिर हमने फीचर्स पढ़ा, हमने अलग अलग फीचर्स के आधार पर जानने की कोशिश की कि एक अच्छी डेमोक्रेसी कौन सी हो सकती है, और डेमोक्रेसी के मेरिट्स और डिमेरिट्स को भी हमने देखा और ब्रॉडर मीनिंग्स को भी देखा। उम्मीद है आपको यह चैप्टर बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई अगर डाउट है तो आप जरूर लाइस्मिथ ऐप के और जो डाउट सेक्शन है वहां पर अपना क्वेश्चन डालिए, आपके क्वेश्चंस बताए जाएंगे और मन लगाकर पढ़िए। आज का क्लास हम यहीं पर क्लोज करते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडिंग।